गैर शरई निकाह केस का जो फैसला आया है, आपकी राय में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? ये जो इद्दत वाला है, जी जी बिल्कुल, इद्दत वाला। इद्दत वाले पे अगर जज साहब ने इतना उबाल ना दिखाया होता, सिर्फ ये कह दिया होता कि ये एक अबूरी दादरसी है जो मांग रहे हैं मुल्ज़िमान, और इनको चूंकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मैंने अगले चंद दिनों में उसका फैसला करना है सारी अपील का ही, तो इसलिए उस तारीख तक इसको मौखर किया जाता है। अब वो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने मेरा ख्याल है 10 जुलाई या किस से पहले फैसला करना है सारी अपील का। तो वो अगर बिल्कुल ये लिख देते तो कोई किसी को इतनी ज्यादा परेशानी ना होती। ये जो एक इन्होंने बीच में 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं कि वो ये खातून होना भी तो कोई जो नहीं है, ऐसा मसला मामला जिससे बेल हो जाए, या वो आखिरकार विमेन वो है एक्ट, विमेन्स एम्पावरमेंट एक्ट हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बना था, तो ऐसे मुकदमात के लिए है, उसमें बेल की आसानी है, बहुत आसानी है। और ये कौन सा ऑफेंस है? ये ऑफेंस क्या है कि बरतानिया में सुर्खियां लगी हैं, इमरान खान सेंटेंस टू 7 years imprisonment फॉर स्लीपिंग विद हिज वाइफ। अब ये मतलब है क्या गुनाह हो गया इतना 7-8 दिन, और ये इधर, और उसमें भी उलमा बड़े वाजे हैं कि गांधी साहब जो खती उस्मानी साहब कि ये इज्जत का कोई पीरियड जिसकी सबसे मोतबर गवाही दे सकती है खातून बुशरा बीबी। बुशरा बीबी। और तीसरी बात यह है जब हमल ही नहीं हुआ तो उसमें क्या कहाँ से आप जम्शन ला सकते हैं? लेकिन अगर इसके खिलाफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील में जाती है तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि कलादम हो सकता है ये फैसला? ये तो क्या मुकदमा, ये तो बेहुदा है फैसला। सारा फैसले का तो अपील का तो फैसला नहीं था करना जज साहब ने, सिर्फ ये कि अपील के दौरान अपील की सुनवाई तक जमानत हो जाए। अब अपील की सुनवाई ये अक्सर हो जाता है, जज कहते हैं कि देखो भाई आज 25 तारीख है, तो तुम्हारे अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हारी पूरी अपील लगी हुई है, तो आज बहस करेंगे, फिर आधी की बहस फिर करेंगे 25 तारीख को या अगले महीने की 3 तारीख को, तो हम 3 तारीख पे ही आपका ये भी साथ ही सुनेंगे, एक ही साथ सुनेंगे। ये इतना सा फैसला करना था इस जज ने। इस जज साहब ने अपना गुस्सा पता नहीं या उनको दबाव था कि क्या निकाला है। इस केस में है ही कुछ नहीं, इस केस में कुछ नहीं है, ये तो फजूल है, ये तो दुनिया में जग हसाई का। लेकिन अगर हम देखते हैं एतजाज साहब के कुछ केसेस में खान साहब को रिलीफ मिलता है, और फिर जैसे कि ये केस हम इद्दत वाला डिस्कस कर रहे हैं इसमें नहीं मिल सका, क्या खान साहब को निकाला नहीं जा रहा, या फिर ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो कानून है वो अपना रास्ता ले रहा है? नहीं, ये कानून अपना रास्ता ले रहा होता मैं मान लेता अगर जज साहब सिर्फ ये कहते कि जुलाई में अपील तारीख सुननी है तो जून की 28 तारीख को एक बेल की एप्लीकेशन पे बहस तक तारीख को एक ही दफा सुनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मेरे पे डायरेक्शन है 30 तारीख तक मैंने फैसला करना है फाइनल, तो ये अबूरी फैसला उसी वक्त करेंगे। ये तो लगता, लेकिन जो जज साहब ने आगे पीछे लिख दिया उसके कि जी ये अभी मतलब है तयन करनी है 2-3 बातें, ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। उनका सिंपल ऑर्डर होता कि जी चूँकि ये अगर 15 तारीख को केस लगना है फाइनल, तो मैं इसको
उसी दिन सुनूंगा सारी। इससे मिलता जुलता एक और भी एतजाज़ साहब केस है टेहरियान वाला, उसका भी महफूज फैसला, जो तफसीली फैसला है वो आ गया है। उसमें भी ज़ाहिर है कि ये लिखा गया है, कहा गया है कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ज़िना समेत गैर कानूनी और नाजायज़ रिश्तों के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और पिटिशनर इस बात का आईनी शाहिद भी नहीं है, और ज़ाहिर है कि जिसके रेफरेंस से लगाए गए हैं उसकी भी ज़िंदगी पर काफ़ी, यानी टेहरियान की ज़िंदगी पे काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। हम देख रहे हैं मॉरली थोड़ा सा हिट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम पास्ट में जाएं तो नवाज शरीफ साहब का भी तो सिचुएशन यही थी कि उनको पनामा से स्टार्ट किया गया और फिर इकामा पे निकाल दिया गया। आप समझते हैं कि जो टेक्निकलिटीज़ लूज़ कर रहे हैं इसमें इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में, कल को जाके खान साहब को इसका फ़ायदा हो सकता है? फायदा और नुकसान, उसको इन बातों का फायदा तो अब भी हो रहा है जब ये इस किस्म की इम्तियाजी सलूक सारा कर रहे हैं, तो फायदा तो उसको बहुत, फायदा तो उसका काफी बढ़ाया ही शरीफ खानदान ने है और एजेंसीज ने है। और उसके लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्शन अगर जो 2022 में हो जाता मेरे ख्याल में, जब असेंबली खत्म हो जाती खुद अपनी टेन्योर के तहत। और ये तो लेकिन ये उन्होंने अदम एतमाद का करके सारा कुछ अपने पे लेके और फिर उसकी विक्टिमाइजेशन करके, बिल्कुल साफ विक्टिमाइजेशन वो भी करके, वो उसको इन्होंने खुद उसका कद 50-60 फुट कर दिया। अब उससे डरते हैं, अब कहते हैं हर तरह उसको रखना अंदर रखता है। तो ये तो नहीं चलता, तो कानून तो ऐसा नहीं चलता। मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक और केस पे मैं आपसे चाहूँगी कि रोशनी डालिएगा। ये जो मखसूस सीट्स का केस है, इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या इज देयर एनी चांस के मिल सकती हैं सीट्स? ये जो सीट्स सिंधी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये देखें, देखना ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक जमात है कि नहीं है, रजिस्टर्ड जमात है कि नहीं। छोड़े उसकी तरफ से कौन लड़ा कौन नहीं इलेक्शन लड़ा। आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आईन का एक बुनियादी हक है, बुनियादी, इट्स ए फंडामेंटल राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी और टू फॉर्म एनी पार्टी विद इन द लॉ। मतलब ये जाहिर है तहरीक तालिबान तो नहीं हो सकती, पर जो रजिस्टर्ड पार्टीज 175 हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर की हुई है और उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक पाए। अब वो उनमें से किसी पार्टी को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मैं शहरी हूँ, आम शहरी हूँ, तब भी कर सकता हूँ। अगर मैं नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ और आजाद मेंबर हूँ, तो मुझे 175 पार्टियों में से किसी को शामिल हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ उन पार्टीज में शामिल होंगे जिन पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं किया। पर अगर मैं आजाद उम्मीदवार, आजाद MNA हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन पार्टीज में से कोई नहीं अच्छी लगती, मैं तो पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी के साथ जाऊंगा, उसमें शामिल होऊंगा। ये स्पीकर साहब आप भी लिख लें और इलेक्शन कमिश्नर साहब आप भी लिख लें। और अगर हम 40 आजाद बंदे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और उसको सीटें मिलनी चाहिए उसके तनासब से जितने। लेकिन इस पे ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन्होंने हमें ज़ाहिर लिस्ट जो है वो ही नहीं भिजवाई थी, और शायद वो बाप पार्टी के केस से रिलेट करना चाह रहे थे, लेकिन अलबत्ता ये भी ज़ेरे बहस तो है। एतजाज़ साहब, आप समझते हैं कि PTI का सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाना वॉज अ मिस्टेक? अगर आज़ाद भी तो रह सकते थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अर्ज करूँ पहले, कि ये जो था ना उनका लिस्ट का जो रूल्स के तहत मांगते हैं, वो मांगते हैं एक्ट के तहत, वो मांगते हैं कबल ये जो
नुमाइंदगी के आप दरखास्तें देते हैं, नॉमिनेशन पेपर, ये होनी चाहिए आफ्टर द टोटल काउंट ऑफ द पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी हैज बीन टेकन। वो जब ही हो सकता है जब आजाद उम्मीदवार शामिल हो चुके हो पार्टी में 3 दिन के अंदर, उसके बाद लिस्ट सबमिट करनी हो फॉर इंडिपेंडेंस और फॉर वुमेन सीट एंड वो उसके बाद होनी चाहिए। ये इलीगल है लिस्टों को पहले मंगा लेना, क्योंकि आप जब आपके साथ शामिल हो जाते हैं, लिस्ट आपने पहले दे दी है, आपके साथ शामिल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट 12-14 20 आपके साथ शामिल, उनमें से एक बहन है, एक भाई है, उसकी बहन का भी लिस्ट में आपने नाम दे दिया हुआ है, वो पहले दे दिया हुआ है, बाद में भाई भी मेंबर हो गया है, तो आप रिकंसिडर करना चाहते हो, तो इसलिए ये लिस्ट आनी चाहिए उस वक्त जब 3 दिन गुजरे और तीसरे दिन की आखिर तक जब इंडिपेंडेंस में सब ने अपना मशवरा अपनी चॉइस कर ली है पार्टी की, उसके बाद विमेन लिस्ट और माइनॉरिटी लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिर है कि हमारा बहुत सारे चीज़ें मुल्क में ऐसी होती हैं जो शायद एथिकली, एतज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, लगता हो हमें कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दैट पॉलिटिक्स वो शायद चीज़ें जो हैं हालात के साथ चेंज हो जाती हैं और किसी के साथ इंसाफ होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे।